आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर लेके, एक नया सब्जेक्ट लेके, एक नई ऊर्जा और एक नई जोश के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ऊर्जा दिखाएंगे, जोश दिखाएंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस का। साइंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम लोग बहुत नीचे लेवल से, जीरो लेवल से लेके और कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले तो आपको रटने वाला काम नहीं करना है। क्या? रटने वाला काम नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने वाला काम करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। तो साइंस को अगर हम देखेंगे तो साइंस को 3 भागों में बेसिकली बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला भाग है फिजिक्स का, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। ठीक। और मैं जो क्लास कराऊंगा वो है फिजिक्स का। इससे पहले हमें कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि साइंस क्या होता है, आप डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? तो सुसंगठित अगर हम देखेंगे कि साइंस क्या है तो साइंस है कि क्रमागत ज्ञान को ही हम विज्ञान बोलते हैं। क्रमागत ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं? मतलब कि सुसंगठित ज्ञान। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से अगर पढ़ रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ का क्रमबद्ध तरीके से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं? साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट क्रमबद्ध से पढ़ते हैं, ज्ञान से पढ़ते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? साइंस के अंदर। ठीक है। तो इन साइंस को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बायो में योगदान है अरस्तू का, केमिस्ट्री में योगदान है लेवोजियर का, और फिजिक्स में तो बहुत सारे हैं, जैसे गैलीलियो हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए और आइजैक न्यूटन हो गए। अगर हम देखेंगे कि बायो, तो बायो का जो फादर है, फादर ऑफ बायो किसको बोलते हैं ये आपको पता होगा। फादर ऑफ बायो अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ बायो कौन है? तो इनको बोला जाता है एरिस्टोटल, हिंदी में, इंग्लिश में एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। और इनको हिंदी में बोला जाता है अरस्तू। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जो जीव विज्ञान के जनक जो हैं, वो किसको बोला जाता है? अरस्तू को बोला जाता है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है लेवोजियर, है ना, लेवोजियर। लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर वही हम फिजिक्स में बात करेंगे कि फिजिक्स के जनक कौन है, तो ये विरोधाभास है एक्चुअली। यहाँ आप देखेंगे ना तो 3 लोगों का नाम मिलेगा आपको। किसका किसका नाम मिलेगा? आइजैक न्यूटन का, आइजैक न्यूटन का, और किसका मिलेगा? गैलीलियो का, और किसका मिलेगा? फिर मिलेगा आपको आइंस्टीन का। ठीक है। तो इन तीनों नामों को अलग अलग बुक में दे रखा है। अगर मॉडर्न फिजिक्स के फादर अगर हम देखेंगे तो गैलीलियो का नाम दिया है, और सिर्फ फिजिक्स के फादर अगर हम देखेंगे तो सर आइजैक न्यूटन को भी दे रखा है, और किसी ने आइंस्टीन को भी बता रखा है। तो मतलब यहाँ तो क्लियर है कि जो बायोलॉजी के जनक हैं, जो जीव विज्ञान के जनक हैं, वो है अरस्तू, और जो रसायन विज्ञान के जनक है वो है लेवोजियर, और फिजिक्स में 3 दे रखा है। तो मतलब ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है ना, हर बुक अपने तरीके से अलग अलग से दे रखे हैं। अगर हम देखेंगे आइजैक न्यूटन का, तो इन्होंने क्या किया था कि ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बताया था, और बताया था कि जो मोशन का सिद्धांत है, गति का सिद्धांत है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया था? बताया था। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ मोशन, तो ये कौन बताया था? न्यूटन ने बताया था। ग्रेविटेशनल लॉ किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। गैलीलियो के बारे में अगर हम देखेंगे तो गैलीलियो ने क्या किया था कि हमारा जो गैलेक्सी है ना, जहाँ जो दुग्ध मेला है, उसकी तस्वीर को साफ कर दिया था। इसने दूरबीन का आविष्कार किया और ये बताया, सबसे पहले देख कर बताया कि जो सूर्य है ना, एक हमारे गैलेक्सी में एक कोने पर स्थित है, और जो हमारी दुग्ध मेला है वो सर्पिला आकार की है ना, सर्पिला आकार मतलब सर्प के आकार की है। और आइंस्टीन ने भाई तो इतना मतलब महान काम किया, इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाया।
क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसने बताया, तो आइंस्टीन ने बताया। तो मतलब इन सब चीज़ों को हम लोग याद करते चलेंगे, देखते चलेंगे, ठीक। और आगे आगे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो फिजिक्स की होगी, और फिजिक्स के क्लास में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर आता है। इसको मिटाते हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें पहला जो मोशन का फिजिक्स की क्लास होगी उसमें पहला चैप्टर जो आता है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का आता है, और यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन, है ना, लॉ ऑफ मोशन, और मोशन के बारे में समझेंगे। अगर लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अगर हम मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि मोशन यानी कौन, फिजिक्स के किस भाग में आता है मोशन। तो अगर हम देखेंगे कि एक फिजिक्स का ही पार्ट है मैकेनिक्स, फिजिक्स का पार्ट है मैकेनिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर किस चीज़ को पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक। क्या बोला जाता है, यांत्रिक। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं ना, अगर हम, ये बॉडी है, अगर हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। अगर मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो इस बल का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, ये चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और अगर जैसे ही हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया तो या तो ये बॉडी, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो या तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। देखिए यहां, या तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, या तो बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे, बल का प्रभाव देखेंगे, तो या तो बॉडी वो रेस्ट में रहेगी या तो वो बॉडी किस में हो जाएगी, मोशन में। और अगर बॉडी जो ही मोशन में होती है तो वो मैकेनिक्स का एक पार्ट और बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स है उसी का पार्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं ना, और उस फोर्स के कारण वस्तु में चेंजेज हो जाते हैं, उसके पोजीशन में चेंजिंग आ जाती है, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में। तो यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स में बेसिकली हम मशीन के पार्ट पुर्जा और उसमें लगने वाले फोर्स और फोर्स से लगने वाले इफेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम रेस्ट पढ़ रहे हैं तो वो अलग चैप्टर बन जाता है, अगर मोशन पढ़ रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स मोशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, काइनेमेटिक्स मोशन चैप्टर। अगर हम देखेंगे कि मोशन, आप डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन क्या होता है, गति। हिंदी में इसको बोलते हैं गति। ठीक, क्या होता है गति, आप डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो डिफाइन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब आपको बोला जाए कि साइंस में उसका परिभाषा बताइए तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगा, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि आपको सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर हम देखेंगे कि मोशन और गति और विरामावस्था दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है ना, एक दूसरे के रिलेटिव है। अगर मोशन है तो वहीं विरामावस्था भी है। तो सबसे पहले मोशन से पहले हम लोग रेस्ट को समझते हैं। ठीक है, रेस्ट को समझते हैं सबसे पहले, मोशन से पहले रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विरामावस्था। ठीक है, तो विरामावस्था होता क्या है, आखिर इस चीज़ को तो समझना होगा कि विरामावस्था क्या होता है साइंस के नज़रिए से। तो अगर मैं इस चीज़ को एक फनी एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ज़्यादा आपके दिमाग में जल्दी घुसेगा। मान लीजिए कि एक वाइन शॉप है। क्या है, वाइन शॉप।
समझ रहे हैं ना, जहाँ शराब मिलता है, वाइन शॉप। और वहाँ एक आदमी आया और वो बहुत बड़ा पियक्कड़ था। वो 9 बजे सुबह उठ के आ गया वाइन शॉप पे। कितने बजे आया? 9 बजे आया, 9 बजे AM पे आ गया। अब क्या हुआ कि जल्दी से बोतल खरीदा, क्वार्टर, आधा पौआ जो भी खरीदा, और एक हाथ में पानी लिया, एक हाथ में बोतल लिया और दोनों मार गया। जब दोनों मार गया तो दारू ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद ये आदमी 1 घंटे आधा घंटे में वो क्या हो गया कि ऐसे से ऐसे पड़ गया। कैसे पड़ गया? नीचे ज़मीन पे पड़ गया। समझ रहे हैं? तो 9 बजे ये ज़मीन पे पड़ गया। उसके बाद फिर एक आदमी जो पहले इस आदमी को देखा था, मतलब एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा था कि एक पियक्कड़ आया 9 बजे और दारू पिया, मतलब एक से बोतल मुंह में लगाया और एक से पानी का बोतल मुंह में लगाया और मार गया। आजकल ऐसे भी विद्वान हैं कि बोतल लगाते हैं और पानी लगाते हैं और मार जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि 9 बजे आया, ठीक है, और पिया और लेट गया। फिर उस ऑब्जर्वर ने, एक आदमी था, ये देख रहा था और हंस रहा था, है ना। ये आदमी था, देख रहा था इसको और हंस रहा था। और फिर देखा कि फिर आया वो आदमी टहलते टहलते और देखा कि 3 बजे तक भाई वही पड़ा है। कौन? वो पियक्कड़ 3 बजे तक एकदम वही पड़ा है, उसी रास्ते पे पड़ा है। समझिए, 9 बजे आया और क्या हुआ कि पी के पड़ गया, और 3 बजे आया और वो पी के पड़ा रहा, उसी मतलब 3 बजे तक वो गिरा रहा। तो यहाँ उसने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ये आदमी ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तो बंदा रेस्ट में है। अब इसने साइंस के तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया। बोला कि अरे ये तो रेस्ट में है। जब ये 9 बजे से 3 बजे के बीच में, मतलब देखा कि कितना घंटा हुआ, तो भाई 9 से और 3 बजे में कितना घंटा हो जाएगा? 9 3 12, मतलब 6 घंटा, 6 आवर्स ये पड़ा रहा। कितने घंटे? 6 आवर्स ये पड़ा रहा ज़मीन पे। तो देखा उसने, बोला कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ अपने पोजीशन से तो ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइम क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। तो ये चीज़ रेस्ट है। मतलब अगर टाइम इंटरवल बढ़ता चला गया, टाइम बढ़ता चला गया और बॉडी अपने पोजीशन पे ही है, कहने का मतलब है कि 1 घंटे में अगर मैं t = लिखूँ यहाँ पे 0 सेकेंड, और कुछ देर के बाद देखा, मैंने इस पर फोर्स लगाया और कुछ सेकंड के बाद देखा 15 सेकंड में ये बॉडी जस की तस यहीं रही, तो इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? रेस्ट में है। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। 9 बजे देखा वहीं पड़ा था, 3 बजे देखा वहीं पड़ा था। इसका मतलब ये आदमी रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है कि टाइम तो लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? बॉडी की पोजिशनिंग चेंज नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है कि इंटरवल और टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉडी की पोजिशनिंग चेंज नहीं हो रही है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट। क्लियर हो गया होगा? जो दारू पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, है ना, ये सबसे बड़ा। तो मतलब ये पोजीशनिंग देख रहे हैं ना आप, इसकी पोजीशन वही की वही है, लेकिन टाइम क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो रेस्ट हम इसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ रेस्ट में है। अब वैसे ही आप समझिए कि आप रात को सोने गए, है ना, बिस्तर पे सोने गए 10 बजे, और आप एक भी बार बिस्तर से उठे नहीं और सीधे 6 बजे उठे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रेस्ट में है। टाइम तो 10 से 6 बज गया, लेकिन आपकी जो बॉडी की पोजीशनिंग है वो कहाँ है? बिस्तर पे ही है। तो इसका मतलब कि आप बिस्तर पे हैं और आपकी बॉडी की पोजीशनिंग चेंज नहीं हुई है, आप रेस्ट में है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का पोजीशनिंग नहीं बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम, तो अगर आप कहीं बाइक स्टैंड पे खड़ा कर लीजिए, है ना, खड़ा करके वहीं रहिए 10 मिनट, तो 10 मिनट में तो क्या हो रहा है? टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका पोजीशन थोड़ी ना बढ़ रहा है। तो वो चीज़ क्या हो गया? रेस्ट। अब एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि मोशन और रेस्ट में क्या संबंध है, आपस में मोशन और रेस्ट में क्या संबंध है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? होप समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा है भाई? चलिए अब थोड़ा सा मोशन को समझते हैं। मोशन, रेस्ट समझ लिया, अब मोशन समझते हैं। मतलब कतई एकदम धीरे 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 चलेंगे हम लोग, ज़्यादा फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है। अभी आराम से चलेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फास्ट चलेंगे। मोशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो अगर मान लीजिए, समझिए यहाँ, समझिए ये 2 बिंदु है, ए बिंदु, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसको समझते हैं।
यहाँ से कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है या कोई बंदा है, बंदे को समझ लेते हैं, है ना, कोई बंदा है, लड़का है, हंस रहा है, और वो लड़का क्या कर रहा है कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो जब चलना स्टार्ट करता है तो टाइम क्या हो रहा है, 0 सेकेंड, और जो दूरी है यहाँ से उसने नाप लिया 0 मीटर की दूरी। बात समझिए, ये बंदा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो इस ए पॉइंट पे जो उसका दूरी था वो कितना था, 0 मीटर, और टी कितना था, 0 सेकेंड, ना कि मीटर, है ना, 0 सेकेंड टाइम, टी मतलब टाइम, 0 सेकेंड। अब ये चला, ठीक है, चला, ये चला और पहुंच गया यहाँ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ जब पहुंचा वो बंदा हंसता हुआ, ठीक है, यहाँ पहुंचा तो उसने, अब हम ऑब्जर्व किए कि टाइम जो लगा वो लगा मान लीजिए 25 सेकेंड का, ठीक, टाइम कितना लगा, 25 सेकेंड, और जो दूरी थी उसने कितना तय कर लिया, 20 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये बंदा यहाँ से यहाँ चला गया, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि ये बंदा मोशन में है? जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक कैसे बोल सकते हैं कि ये मोशन में है? तो किसी चीज का पोजीशनिंग चेंज हो रहा है, उसके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है हमको। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक संदर्भ बिंदु की जरूरत पड़ती है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तभी हम बोल सकते हैं कि मोशन में है। अगर मैं खुद यहाँ खड़ा हो जाऊँ, है ना, मैं खुद यहाँ खड़ा हो जाऊँ, तो मैं अब बोल सकता हूँ कि इस बंदे को यहाँ जाते हुए मैंने देखा और टाइम कैलकुलेट मैंने किया कि 25 सेकंड में ये बंदा जो दूरी तय किया वो कितना तय किया, 20 मीटर का दूरी तय किया। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। क्लियर है? मतलब संदर्भ बिंदु मैं हूं और मेरे संदर्भ बिंदु से मैंने देखा कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ मूव हुआ, अपनी पोजीशनिंग चेंज किया, किसके साथ? समय के साथ। तो हम लोग इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एनिमेटेड, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये है ऑब्जर्वर या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या बोल सकते हैं सराउंडिंग। इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए, समझिए, सही आ रहा है? क्योंकि अकेले बना रहा हूँ, पता नहीं ब्लर हो रहा है कि क्या। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि कार है, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ये भी यही कार है, सेम यहाँ चली गई। लेकिन हम सराउंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पेड़ है और यहाँ क्या है? घर है। आपको दिख रहा होगा ये पेड़ है और यहाँ पे क्या है? घर है सराउंडिंग में। क्लियर है? तो अगर हम देखेंगे बच्चा कि अगर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ चली जा रही है, मान लीजिए, समझिए इस चीज़ को, कि मान लीजिए कि t = 0 सेकेंड यहाँ था और डिस्टेंस जो था वो यहाँ 0 मीटर का था, और गाड़ी जब यहाँ पहुँची तो t = लगा 20 सेकेंड और जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया? तो वो 50 मीटर हो गया। क्लियर है? कितना? 50 मीटर। तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल मोशन में है। कैसे? क्योंकि पहले यहाँ घर था, पहले यहाँ पेड़ था, अब क्या आ गया? घर आ गया। तो मतलब ये रेफरेंस ऑफ पॉइंट हुआ कि नहीं? ये संदर्भ बिंदु हुआ कि नहीं? ये ऑब्जर्वर हुआ कि नहीं? तो ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है कि आप हो, हम हैं। ऑब्जर्वर पेड़ भी हो सकता है और ऑब्जर्वर घर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी के संदर्भ बिंदु में अगर कोई चीज अपनी जगह को बदल रही है समय के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। अगर आप बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, मतलब समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। आपको बोलना होगा कि अगर कोई वस्तु किसी संदर्भ बिंदु से अपने पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। तो दिस इज द मतलब ये क्या है कि डिफिनीशन बहुत सही है, बहुत सही है। अगर आप ये डिफिनीशन बता दोगे ना तो बंदा बोलेगा कि अरे यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना। तो मोशन का अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिखिए कि किसी वस्तु
कोई वस्तु किसी संदर्भ बिंदु के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित करती है, मतलब समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। चलिए मैं डिफिनीशन भी लिख देता हूं। चलिए समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से? क्लियर तरीके से यार, फिजिक्स है, फिजिक्स को तो उड़ा देना है, एकदम दिमाग में घुसा देना है। चलिए मोशन, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोशन है ना, तो कैसे पियक्कड़ आदमी क्या पड़ा था, रोड पे पड़ा था, इसका मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। तो अगर हम मोशन को अगर डिफाइन करेंगे तो इफ बॉडी चेंज इट्स position with time relative to ऑब्जर्वर, है ना। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रही है और किसी एक संदर्भ बिंदु के साथ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसी है, वो किस में है? मोशन में है। तो संदर्भ बिंदु को आप जरूर लीजिएगा। देखिए यहाँ एक और चीज़ समझिए कि मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ मोशन में नहीं है। मैं आपको एक साथ मोशन और रेस्ट का दोनों का कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि क्या मोशन और रेस्ट एक साथ संभव है, क्या मोशन और रेस्ट एक साथ संभव है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि मोशन और रेस्ट एक साथ संभव है, बिल्कुल है। कैसे? इसको लिख लीजिए, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। चलिए समझिए एक चीज़ को। मान लीजिए यहाँ ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन में 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। और यहाँ एक बंदा है बाहर, क्लियर है। ट्रेन कुछ यहाँ बढ़ गई, समझिए बात को भैया लोग। देखिए ट्रेन क्या हो गई, कुछ यहाँ बढ़ गई। तो जब ट्रेन बढ़ी तो ये जो देख रहा है ये किस भूमिका में है? ये ऑब्जर्वर है। और ये ट्रेन भी स्पीड में मोशन में है और ये बंदे भी मोशन में है। तो ये बता सकता है कि ये ट्रेन मोशन में है। ये बता देगा क्या कि ये मोशन में है, मतलब ट्रेन मोशन। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको पता चलेगा क्या कि ट्रेन गति में है कि नहीं है? ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप ट्रेन के साथ रेस्ट में हैं। अगर हम बोलेंगे, देखेंगे तो ये बंदा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अगर ये देखेगा तो ये देख रहा है ना कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल गई। इसका मतलब इसके संदर्भ में इसकी पोजीशनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले ये यहाँ खड़ा था, अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ और चीज़ होगी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ और होगा। तो कहने का मतलब है, और अगर ये जब तीनों बैठे हैं, अगर ये एक दूसरे को देखेंगे तो क्या ये दोनों मोशन में है? क्या मतलब ये वाला बता सकता है कि ये मोशन में है कि नहीं, ये वाला बता सकता है ये मोशन में है कि नहीं। तो मतलब ये दोनों रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन मोशन में है। किसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में। तो एक साथ घटित हो रहा है कि नहीं? ये दोनों देखिए रेस्ट में है, और ये अगर देख रहा है तो ये किस में है? मोशन में है। तो एक ही चीज है, मतलब ट्रेन में बैठा व्यक्ति अगर एक दूसरे को देखता है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर से कोई ऑब्जर्वर देखता है, कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखता है, तो इसका मतलब ट्रेन किस में है और ट्रेन में बैठे व्यक्ति कैसा है, तो वो मोशन में है। तो एक साथ हुआ कि नहीं? ये इसको देखा रेस्ट में है, लेकिन ये इसको अगर देख रहा है तो किस में है? मोशन में है। तो हुआ कि नहीं? एक साथ मोशन भी हो रहा है यहाँ पे, और एक साथ क्या हो रहा है? रेस्ट पोजीशन में भी दोनों आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या मोशन और रेस्ट एक साथ पॉसिबल है क्या, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, रेस्ट और मोशन एक साथ। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मोशन के टाइप्स के बारे में समझते हैं। बेसिक क्लास है तो इसको हम लोग एकदम मतलब अच्छे तरीके से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मोशन के टाइप्स। तो अब आते हैं मोशन के टाइप्स पे। ठीक, चलिए
अगर हम देखेंगे मोशन, अगर हम मोशन को विभाजित करेंगे तो मोशन एक तो पाथ के हिसाब से विभाजित होगा, पाथ है ना, जिसको बोलते हैं क्या, रास्ता है ना, पाथ के हिसाब से। दूसरा जो होगा वो एक्सिस के हिसाब से, और तीसरा जो होगा वो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। चौथा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? इतने टाइप्स का मोशन है, हमें पढ़ना है। अगर हम पाथ के हिसाब से देखें तो 5 प्रकार के मोशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते चलते हैं। पहला हो गया लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन इसको बोलते हैं रेखीय गति, और यहीं पे समझते चलते हैं इसको, है ना, अलग से नहीं समझेंगे। रेखीय गति, अगर आप देखेंगे रेखीय गति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो रेखीय गति क्या होता है बेसिकली, कि एक जो बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। अ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ, अ बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ, मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, इसका मतलब कि वो उसका मोशन कैसा है, तो वो रेखीय गति है। एक लीनियर में मतलब एक सीधे से अगर मैं चल रहा हूँ ना, ऐसे सीधा चल रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा मोशन कैसा है, तो लीनियर मोशन है। ये तो क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना है। सेकंड नंबर की बात करते हैं हम लोग। पहला हो गया लीनियर मोशन, तो अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ, अ बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ। अगर कोई वस्तु एक सीधे रास्ते पे चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय गति। नेक्स्ट सेकंड नंबर सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, तो सर्कुलर मोशन बेसिकली अगर हम समझना चाहते हैं तो समझिए ऐसा कि मतलब आप स्टेडियम जाते होंगे, है ना, स्टेडियम में दौड़ने जाते होंगे, तो वहाँ पे आपको मिलता होगा वृत्ताकार पथ। कैसा मिलता होगा, वृत्ताकार पथ। तो जैसे ही वृत्ताकार पथ पे आप भ्रमण करने लगते हैं, मतलब यहाँ आप दौड़ रहे हैं वृत्ताकार पथ पे, दौड़ते हैं कि नहीं, मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, जरूर करते होंगे। कुछ आलसी लोग सोए हो रहते होंगे, जिसमें से मैं भी हूँ, सोया ही रहता हूँ। तो ये क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रनिंग करने जाते हैं। तो आप किस पाथ के अलोंग रनिंग कर रहे हैं, तो आप एक सर्कुलर पाथ के अलोंग रनिंग कर रहे हैं। अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पे भ्रमण कर रही हो ना, अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पे भ्रमण कर रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। 2 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, बिठाएं इसको, तीसरे नंबर पे आते हैं। जल्दी जल्दी से समझ लेना है हमें, टाइप्स ऑफ मोशन, खत्म करना है कहानी फिजिक्स का। अब जो तीसरा नंबर आता है, 1 मिनट, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है रोटरी मोशन। कौन सा, रोटरी मोशन। रोटरी मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति, और जो सर्कुलर मोशन था उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, है ना, हिंदी में वृत्तीय गति। तो जो रोटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो अगर कोई बॉडी अपने ओन एक्सिस पे मूव कर रही है, अ बॉडी मूव्स अलोंग इट्स ओन एक्सिस, अ बॉडी मूव अलोंग इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटरी मोशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु अपने एक्सिस से घूम रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कैसी गति है, घूर्णन गति है। कैसे समझते हैं इस चीज़ को, मान लीजिए कि मैं इस पेन को ऐसे पकड़ लिया बीच से और मैंने इसको एक्सिस बना लिया, है ना, इस पेन को छेद कर लिया और इस पेन से मैंने एक
क्या कर लिया कि एक कांटी से ऐसे पकड़ लिया, समझिए, मतलब यहाँ छेद करके मैंने इसको ऐसे कर लिया और ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, तो ये एक्सिस से घूम रहा है कि नहीं? आप समझिए इसको, ऐसे समझिए कि मान लीजिए गाँव में देखे होंगे पहले कि एक आता था चरखा वाला, है ना, बेचता था सब, ऐसे बीच से चरखा लगा हुआ होता है और यहाँ क्या होता है कि हवा में ले जाने पे ये वाला पार्ट घूमने लगता है, चरखा चलने मतलब नाचने लगता है, रहता है ना, तो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग भी रहता है उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्सिस है, यहाँ दिख रहा है बच्चे, यहाँ एक्सिस है और इस एक्सिस से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, डायरेक्शन में एक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए हवा जब होगी तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है, रोटरी मोशन है। रोटरी मोशन में अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि रोटरी मोशन कैसा होता है कि अगर हम देखेंगे तो कंसेंट्रिक सर्किल बन जाता है। कंसेंट्रिक सर्किल बनने का मतलब अगर एक पार्टिकल को हम अगर रीड करते हैं तो वो पार्टिकल कुछ ऐसे घूमता है, फिर इसके ऊपर वाला पार्टिकल भी ऐसे घूमेगा, फिर उसके ऊपर वाला भी पार्टिकल ऐसे घूमेगा, फिर उसके ऊपर वाला भी पार्टिकल ऐसे घूमेगा, तो मतलब एक कंसेंट्रिक सर्किल बन जाता है। सर्किल के ऊपर सर्किल, फिर सर्किल, फिर सर्किल, फिर सर्किल। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप समझिए कि एक गोला सा कुछ चीज़ है और यहाँ से ये एक्सिस से लगा हुआ है। अगर मैं इसके पार्टिकल को यहाँ रीड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्टिकल कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, ये भी पार्टिकल क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको नचा रहे हैं तो यहाँ जितने पार्टिकल होंगे क्या होंगे, घूमेंगे, ऐसे ही घूमेंगे, भाई घूमेंगे ही हर जगह। तो एक कंसेंट्रिक सर्किल बन जाता है। अगर और आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको इमेज के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली जो रोटरी मोशन है ना, जिसको रोटेशनल मोशन भी बोला जाता है, वो बेसिकली क्या है कि कोई जो वस्तु होती है ना वो अपने एक्सिस के साथ मूव करती है। थोड़ा सा देखते हैं, समझिए। आप ये वाला गेम खेले होंगे ना, स्पिनिंग व्हील गेम खेले होंगे। अब यहाँ पे कुछ प्राइज होता है, कुछ होता है। तो ये क्या करता है, यहीं से घूमता है, ये वाला चक्का क्या करता है, यहीं से घूमने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, अपने एक्सिस से घूम रहा है ना भैया, अपने एक्सिस से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यहाँ इसका एक्सिस है और ये अपने एक्सिस से क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जो यहाँ रुक जाता है तो आपको प्राइज मिल जाता है ना, पेटीएम ओटीएम में ऐसा खेलने को मिलता है। फिर यहाँ देखिए, ये चरखा है, गांधी जी वाला क्या है, ये चरखा है गांधी जी का। और इस चरखे पे देखेंगे आप तो इस चरखे पे क्या है कि यहाँ पे एक केंद्र है, इसका एक्सिस है, और ये पहिया क्या हो रहा है, घूम रहा है। देखिए ये पहिया ऐसा घूमेगा, तो ये सूत काटने वाला है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर अपने एक्सिस से घूम रही है, इसका मतलब वो कौन सा मोशन हो रहा है, रोटरी मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। समझ में आया? तो रोटरी मोशन क्या है, अगर इसका डिफिनीशन देखना चाहें तो अ बॉडी मूव्स अलोंग इट्स ओन एक्सिस। मतलब अगर कोई वस्तु अपने अक्ष से घूमे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटरी मोशन। अगर कोई वस्तु अपने अक्ष से घूमे, उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जो चौथे नंबर का है वो है ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोला जाता है दोलन गति। ठीक, समझिए दोलन गति। भैया अब दोलन गति क्या होता है, एक से एक आ रहा है, रोटरी आया, सर्कुलर मोशन आया, लीनियर मोशन आया, अब आ गया दोलन, आपका दिमाग खराब करने के लिए। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोलन गति बेसिकली क्या है, इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इस दोनों को हम ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा यहाँ समझिए। ठीक है, इसको बड़ा कर लिया, अब समझिए।
अब आप देखेंगे कि ये यहाँ एक क्या है, इसका एक्सिस है, ये बंधा हुआ है, इसको बोला जाता है बॉब या मॉब, कुछ भी बोलिए क्या मतलब, बॉब या मॉब। तो यहाँ से क्या होता है कि ये चीज़ क्या होता है कि ये क्या है, अगर ये मिड पोजीशन है और ये टू एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सा? टू एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये वापस मिड पोजीशन पे आएगा और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो ऐसा जो कोई चीज़ होता है, ऐसी गति होती है, उसको हम लोग दोलन गति बोलते हैं। अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा और छोटा करके देखते हैं, एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या आ गया है? तो ये मिड पोजीशन है और ये क्या है? टू एक्सट्रीम पोजीशन है ना। ये मिड पोजीशन, टू एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम यही चीज़ देखेंगे तो एक साइन थीटा का ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा बनता है। तो साइन थीटा का ग्राफ बनता है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ मिड पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ मिड पोजीशन। देखिए तो ये दोनों एक्सट्रीम और यहाँ मिड पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम और यहाँ मिड पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम और यहाँ मिड पोजीशन। यही तो हो रहा है दोलन में भी, तो यही हो रहा है कि ये, या इसको आप बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन, या इसको बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन, या इसको इनिशियल या इसको फाइनल बोल लीजिए। मतलब आप कहीं से भी एक गोले को, बॉब को छोड़ेंगे तो वो वही उसी स्थान पे आएगा और फिर से वापस ये कहानी दोहराने लगेगा, है ना। पेंडुलम देखे होंगे आप, घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा अच्छे तरीके से। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, दोलन गति का। हाँ, एक चीज़ और यहाँ, एक चीज़ और आपको समझने लायक है कि इस वाले जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको बोलते हैं टू और इसको बोलते हैं फोर। टू और फ्रो, है ना, टू और फ्रो, और बैक और फोर्थ मोशन भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू और फ्रो। इसको क्या बोलते हैं? एक एक्सट्रीम पोजीशन को ट्रू बोलते हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन को फ्रो बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू, और फ्रो को हिंदी में बोलते हैं गर्त। तो शीर्ष और गर्त के गति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीलेशन मोशन। शीर्ष और गर्त के गति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोलन गति। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मतलब ऐसे पोजीशन को अगर और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप जब जाते हैं मेले में तो वहाँ पे नाव वाला झूला होता है, तो वो क्या होता है? वो ऐसे ही तो झूलता है, वो आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, और आपको फिर मज़ा आने लगता है। तो ऐसे ही आप झूलने लगते हैं और आपको मज़ा आते रहता है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन ख़त्म, अब आगे बढ़ते हैं। दोलन गति, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है बच्चा? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का जो मोशन है उसको मैं समझा देता हूं आपको। 5वें नंबर का मोशन समझते हैं। तो मतलब आज की जो क्लास है वो थ्योरी बेस्ड क्लास है, लेकिन ये फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जिसमें भर भर के न्यूमेरिकल है भाई, और एग्जाम में तो न्यूमेरिकल भर भर के आते ही हैं। आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, एमटीएस ले लो, एसएससी जीडी ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, है ना, कोई सा भी एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, जरूर क्वेश्चन आता है। अब बिहार का कोई एग्ज़ाम ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5वें नंबर का जो मोशन आ जाता है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन ससुर क्या है? इतना पढ़ लिए कि अब रैंडम मोशन क्या है, अब इसको समझना बड़ी भारी विपत है भाई। 4 गो तो समझ लिए कैसे भी करके, अब 5वें में अब पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, और पता नहीं भाग जाएंगे वीडियो को छोड़ के। तो आप गलत करते हैं ना।
आप सोचिए कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि 40 मिनट का वीडियो आप बैठ के देख सके। आपका लेवल कहाँ है आप खुद से सोच सकते हैं। आप अगर 40 मिनट का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ज़िंदगी में तो आप क्या करिएगा आगे चल के, आप खुद सोचिए। खुद सोचिए, अरे मेरा या किसी का भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब फोकस्ड होइए यार। और अभी का जो समय चल रहा है ना, अभी सारे बच्चे सोए पड़े हैं, तो आप अगर होनहार हैं तो आप अभी पढ़ाई करिएगा और आप उनसे अभी आगे निकल सकते हैं। तो ये चांसेस है। और इसके बाद 5-6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद देखिएगा इतना वैकेंसी मतलब इतना एग्ज़ाम होगा ना, जितने फॉर्म भरे होंगे फटाफट एग्ज़ाम लेना स्टार्ट हो जाएगा और वैकेंसी भी आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, पढ़िए। चलिए तो अभी हम ऑक्सीलेटरी मोशन को देख लिया, अब हम आगे देखते हैं किसको, रैंडम मोशन को। तो भाई बहुत दिक्कत से हमने 4 को पढ़ लिया, मतलब आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, आप स्किप कर देंगे वीडियो, मुझे पता है। तो अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मुश्किल से हमने 4 को पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब 5वां ससुरा आ गया, उसका जो नाम है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन अगर हम देखेंगे रैंडम मोशन के बारे में, तो रैंडम मोशन बेसिकली क्या है, इसको हम गो थ्रू एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझेंगे इसको, देखिए। अगर हम देखेंगे कि कोई वस्तु यहाँ है, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ आ 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 गई, तो अगर कोई वस्तु क्या हो रही है, उसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो क्या है कि उसमें कोई अनिश्चितता है, मतलब उसका पाथ निश्चित नहीं है। मतलब वो कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ आ रहा है, कभी उधर कूद रहा है, कभी इधर खेल रहा है। तो वैसा अगर मोशन है तो वो कैसा है, रैंडम मोशन। जैसे अगर देखेंगे तितली है ना, बटरफ्लाई, तो वो सब क्या है, उनका मोशन कभी यहाँ जाती हैं, कभी वहाँ जाती हैं, कभी यहाँ वहाँ। चाहे बी मधुमक्खियों का, चाहे हड्डा देखे होंगे, हड्डा इधर उधर घूमते रहता है और डस देता है जाके। तो मतलब उन सबों का मोशन क्या, कैसा है, रैंडम मोशन है। इसको बोलते हैं कि उसका पाथ क्या होता है, अनिश्चित होता है। पाथ निश्चित नहीं, अनिश्चित पाथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। तो आज हमने मोशन के टाइप्स पढ़ लिए और मोशन क्या है और रेस्ट क्या है इसको पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो थोड़ा सा अभी क्लास स्लो चल रहा है, 1-2 क्लास ऐसे ही चलेगा, उसके बाद से गाड़ी पटरी पे आएगी और फुल स्पीड में भगाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे एक्सिस के हिसाब से मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे मोशन के वेरिएबल्स जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जितने भी है सब देख लेंगे। तो चलिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और थोड़ा सा आप लोग अभी थोड़ा सा पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी का वो समय है, बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे सुस्त पढ़ के घरों में बैठे हैं और 3-4 महीने के बाद धड़ाधड़ एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपको आगे निकलना है कंपटीशन में क्या है कि आपको आगे निकलना है, एक दूसरे को क्या करना है कि जंप करना है। तो अगर आप जंप करना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई में मन लगाइए। और अगर आप 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं अपने जीवन में, तो इसका मतलब आपका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो कम से कम इतना तो आप में होना चाहिए यार कि आप वीडियो देख सकें, एक फुल वीडियो चला के देख सकें। तो देखिए, और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उसको सुधार करेंगे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।